एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय साहू सर। बेटा आज हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी वे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है वाकई में हमारे लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो है, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं और जगहों से, तो एक लाइक बनता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो आप फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, देखिए अब कर्व का मतलब है ग्राफ। सीधी सी बात, हम किसकी बात करेंगे? ग्राफ की, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच क्या ग्राफ होता है। अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएं तो हमारी जो स्ट्रेन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कैसे बिहेव करेगी, तो यही सब बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देर नहीं करते, देखिए एक डायग्राम आपके पास बना हुआ है। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं कैसे ये हुआ है। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, चलो ठीक है। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब ये है, देखो हमें 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ओ से लेके ए तक, देख रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब कि क्या है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक स्प्रिंग है, ठीक है बेटा, और इसके नीचे हमने एक वेट लटकाया हुआ है, मतलब एक तरह से इस पे क्या लगाया हुआ है? फोर्स। ठीक, तो ओ से ए तक की जितना हम इस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं उसी हिसाब से ये खिंच रहा है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे हम ओ ए में लिख सकते हैं कि पार्ट ओ ए फॉलोज हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक, पार्ट ओ ए बहुत ज़्यादा, हुक्स लॉ आपको मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस लगाएंगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, बदलाव उतना ही ज़्यादा नजर आएगा। सीधी सी बात, स्ट्रेन का मतलब है बदलाव। स्ट्रेन की अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो स्ट्रेन का मतलब है बदलाव, यानी कितना चेंज हुआ और कितना पहले था, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। ठीक है, तो ओ ए पार्ट में लिख देना कि ओ ए पार्ट हुक्स लॉ को फॉलो करता है। अब आ जाइए बी पे। देखिए बी वाला पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ तक, यानी बी पे अगर आप लोड हटा भी लेंगे तो बॉडी वापस अपने पहले जैसी हो जाएगी। यानी बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट हमारा है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी अंडर ग्राफ ओ बी। ठीक, अप्लाइड फोर्स या बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स बॉडी कम्स इन ओरिजिनल पोजिशन। मतलब ये ओ बी क्या है? इलास्टिक लिमिट, यानी ओ बी तक इलास्टिक लिमिट काम कर रही है। देखिए अगर जितना मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इतना ही आप अगर एग्जाम में लिख के आएंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई आपका मार्क्स काट नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ओ ए में हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, ओ बी इलास्टिक लिमिट है। ठीक, अब बात करते हैं सी पे। अगर हम सी से वेट हटा लें, ठीक, यानी सी पे फोर्स हटा लें, तो क्या बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी? नहीं, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। मतलब क्या है कि वायर स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली। मतलब आप ग्राफ अगर देखें कि ये वाला बहुत रैपिड स्ट्रेन बढ़ रही है, देख रहे हैं यहाँ वाला, ये बहुत रैपिड स्ट्रेन बढ़ रही है। बट आफ्टर सी, समझ रहे हैं, आफ्टर सी बॉडी डज नॉट कम्स इन ओरिजिनल पोजीशन। बात समझ रहे हैं? सी के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है। देखिए, तो ओसी में अपन क्या लिखेंगे कि आफ्टर सी, आफ्टर बी, ओ बी हो गया है, आफ्टर बी रिमूवल ऑफ फोर्स। ठीक, या आफ्टर बी रिमूवल ऑफ फोर्स, ओके, बॉडी डज नॉट कम्स, बॉडी डज not comes in its original position। मतलब क्या हो गया? परमानेंट सेट हो गई। ठीक है, यहाँ पे एसीटी सेट। ओके, मतलब क्या है? बॉडी डू नॉट कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, परमानेंट सेट। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक, मतलब देखो हम अब फिर से एक बार समझा देते हैं
इसी पॉइंट को देखो, ओ ए बताया, फिर ओ बी बताया। अब बी के बाद क्या हुआ, बी के बाद आपने अगर फोर्स बढ़ाया, ठीक है, स्ट्रेस आपने बढ़ाई तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रैपिड बढ़ गई। मान लो 10 आपने स्ट्रेस बढ़ाई तो करीब 20 या 30 स्ट्रेन बढ़ गई, बहुत रैपिडली बढ़ी। लेकिन क्या सी के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी? नो, परमानेंट सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हुई एक बात। अब देखिए आफ्टर सी, आफ्टर सी के बाद आप सबको पता है, ठीक, बॉडी में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा, अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो बहुत पतला तार खींचता चला जाएगा, बहुत लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ रहे हैं? लेंथ विल इंक्रीज, ठीक, रैपिडली, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक, आफ्टर सी लिखिएगा लेंथ इंक्रीज, राइटिंग थोड़ी सी नहीं बन पा रही, हाथ में चोट लगी हुई है, माइनस कर लीजिए, रैपिडली, लेंथ इंक्रीज रैपिडली, ठीक, बस इतना लीजिए काफ़ी है। आफ्टर डी, आफ्टर डी के बाद लिख देंगे आफ्टर डी वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब थिकनेस, थिनिंग ऑफ वायर। यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि थिनिंग ऑफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, थिनिंग ऑफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अब बात आ जाएगी कि वायर टूट जाएगा, ठीक है। ई पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें ई पे, तो ई आपका क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट, टूटने वाला पॉइंट। बस इतनी सी बात समझनी है, इससे और कुछ नहीं है। सिंपल आपको ओ ए में लिखना है कि हुक्स लॉ फॉलो करता है, ओ बी में लिखना है इलास्टिक लिमिट है, ओ सी में लिख देना है कि बी के बाद रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। हाँ, ओ सी में लिखना है, ओ सी में कि सी आफ्टर, आफ्टर पॉइंट बी, ठीक, सी आफ्टर पॉइंट बी रैपिडली इंक्रीज, लेंथ रैपिडली इंक्रीज एंड बॉडी डज नॉट कम इन ओरिजिनल पोजीशन। सी पे आफ्टर सी बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगा, ठीक। डी पे क्या होगा कि थिनिंग ऑफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक, बहुत पतला हो जाएगा। और ई क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।